चलिए भाई साहब बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं हमारे अगले इंस्टीट्यूट के बारे में जिसका नाम क्या है, आरबीआई, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर मैं इस बैंक के बारे में बात करूं, आरबीआई के बारे में बात करूं, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये हमारी कंट्री का सबसे बड़ा बैंक है। बड़ा मतलब वी कैन से एपेक्स। ठीक है, सबसे बड़ा बैंक है। एंड इवन अगर इस बैंक की बात की जाए तो इसको भी एक एक्ट के हिसाब से बनाया गया है, आरबीआई एक्ट, जो कि 1934 का है। इस्टेब्लिशमेंट भी उसके आसपास में ही किया गया होगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो आपका ये बैंक बना था, इसको कह सकते हैं कि कलकत्ता जो है, जिसको आज कोलकाता कहा जाता है, ठीक है, वहां पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन 3 साल के बाद में 1937 में इसको परमानेंटली कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो और बातें जो है वो यहाँ पे दी गई। लेकिन भाई साहब इसके पहले कि आगे बढ़ें, मैं सिंपली आपको यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स जो है वो बता दूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या फीचर है? सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो आरबीआई है ना, वो बैंकर टू बैंक कहलाता है। सो मतलब ये कि हम अपना पैसा बैंकों में जाके डिपॉजिट करते हैं, या हमको अगर लोन लेना होता है तो हम किसी भी बैंक के पास चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन उन बैंकों को जिनसे हम लोन लेते हैं या जहां हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, अगर उनको अपना अकाउंट ओपन करवाना है और पैसा डिपॉजिट करना है और या फिर लोन लेना होगा, तो कहां से पैसा लिया जाएगा, आरबीआई से। अंडरस्टूड द पॉइंट? अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारी कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई डिसाइड करेगा। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, जिसमें से एक का नाम दिया गया है एसएलआर, दैट इज अ स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। एक का नाम दिया गया है सीआरआर, दैट इज अ कैश रिजर्व रेशियो, कितने रुपए का कैश जो है वो रिजर्व में रहना चाहिए। इन सब के बारे में किसने बताया होगा, आरबीआई ने बताया होगा। ठीक है, तो कल को जाके अगर कोई भी बैंक कुछ गलत काम करता है, किसी जनता के पैसे जो है अगर वो हड़प लेता है या ऐसा कुछ अगर होता है, तो एक्शन जो लिया जाएगा वो कौन लेगा, आरबीआई जो है वो यहाँ पे लेगा। गॉट द पॉइंट? तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए इसके बारे में बात करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था सर? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द आरबीआई एक्ट, जो कि 1934 का। ध्यान रखिएगा दो बातें, सबसे पहली बात एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, और दूसरी बात कौन से एक्ट के हिसाब से इसका एस्टेब्लिशमेंट यहां पे किया गया। ठीक है, सेंट्रल ऑफिस की बात अगर की जाए, यानी कि हेडक्वार्टर की बात की जाए, तो जैसा मैंने आपको बताया, पहले कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन बाद में उसको मुंबई में मूव कर दिया गया 1937 में परमानेंटली, हमेशा के लिए। यानी कि आज भी अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो कहां पे है, मुंबई में है। ठीक है साहब। सेंट्रल ऑफिस इज वेयर द गवर्नर, मतलब आरबीआई का गवर्नर, स्टेट का गवर्नर नहीं, किसका, आरबीआई का गवर्नर जो है वो बैठता है। एंड वेयर द पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड, क्या बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसीज जो होती है वो बनाई जाती है, जिसमें सीआरआर रेट, एसएलआर रेट, बाकी जितने भी रेट वगैरह हैं जो कि इकोनॉमी के हिसाब से होते हैं, वो सारे उस पॉलिसी में डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है साहब। दो ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड, मतलब जब स्टार्टिंग में आया था तो प्राइवेटली ओन्ड था। सिंस नेशनलाइजेशन इन 1949 आरबीआई इज फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब स्टार्टिंग हुई थी तो प्राइवेटली ओन्ड था, लेकिन 1949 में जब नेशनलाइजेशन किया गया तो उसके बाद से सिंपली बोला जा सकता है क्या, कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके कंट्रोल में आपका कौन आता है, आरबीआई आता है। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। नाउ अगर बोले आरबीआई के प्रियम्बल की बात की जाए, प्रस्तावना की बात की जाए, तो उसमें इसके फंक्शंस की बात जो है वो की गई, मतलब आरबीआई का काम क्या है उसके बारे में बोला गया है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात, टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स। क्या बात है, ये तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा कि जितने भी नोट हैं, जितने भी करेंसी नोट हैं, उनका जो प्रिंटिंग किया जाता है वो कहां पे होता है, आरबीआई में होता है, पहली बात। एंड कीपिंग ऑफ द रिजर्व विद अ व्यू ऑफ सिक्योरिंग द मॉनेटरी स्टेबिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी जो है वो कहां पे मेंटेन होता है, वो भी सर आरबीआई के पास में होता है। ट्रेजर जो है हमारा पूरा का पूरा, गोल्ड रिजर्व जो हमारा है पूरा का पूरा, वो भी कहां पे मेंटेन होता है, वो भी आरबीआई के पास में मेंटेन होता है। ठीक है, ताकि हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसे को लेके जो स्टेबिलिटी है, मॉनेटरी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है, उसको क्या किया जा सके, इंश्योर किया जा सके। ठीक है, एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी, जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज, कंट्री के एडवांटेज के लिए क्या करना, करेंसी को ऑपरेट करना, कब डिमोनेटाइजेशन कर देना है। ठीक है, ये कितना लोन मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, कितना लोन मार्केट में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पूरी चीज को रेगुलेट करता है ताकि कंट्री का भला, कंट्री की इकोनॉमी का भला जो है वो यहां पे किया जा सके।
or to have a modern monetary policy framework to meet the challenges of an increasingly complex economy and to maintain the price stability. To maintain what? Prices. सर महंगाई नहीं आनी चाहिए, महंगाई एक लिमिट से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीजें महंगी होती जा रही, महंगी होती जा रही, महंगी होती जा रही और पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो कम होती जा रही। तो अकॉर्डिंगली उस बात को ध्यान में रखते हुए जो जो काम करना पड़े वो सारा का सारा करने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? आरबीआई की। मतलब सीधी सीधी बात भाई साहब, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है, हमारी कंट्री का जो मॉनेटरी सिस्टम है, उसको रेगुलेट करने का, उसको फैसिलिटेट करने का, उसको प्रॉपर्ली चलाने का जो पूरी का पूरा जिम्मा जो है ना वो किसके पास में है? वो आरबीआई के पास में। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं आरबीआई के फंक्शन को डिवाइड करने की बात करूं तो आप दो चीजों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला, मॉनेटरी अथॉरिटी क्या कहता है? सबसे पहली बात, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट, सीआरआर, एसएलआर और बहुत सारी चीजें, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीजें डिसाइड की जाती है, वो बनाने का काम, वो इंप्लीमेंट करने का काम और उसको मॉनिटर करने का काम जो है वो किसका है? आरबीआई का। पहली बात। दूसरी बात, मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग इन द माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रोथ। ऊपर बात अपन पहले ही कर चुके हैं। वहीं पे अगर मैं रेगुलेटर होने के बारे में या सुपरवाइजर के बारे में बात करूं तो बैंक को सुपरवाइज करता है, बैंक्स को क्या करता है? रेगुलेट करता है। इंटरेस्ट रेट को क्या करता है? रेगुलेट करता है। ठीक है, ध्यान से। प्रेस्क्राइब ब्रॉड, ब्रॉड मतलब बड़े, ठीक है, ज्यादा स्कोप वाले, ज्यादा एम्बिट वाले पैरामीटर्स फॉर द बैंकिंग ऑपरेशन विद इन विच द कंट्रीज बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल सिस्टम फंक्शन। मतलब पूरा दायरा, मॉनेटरी वाला दायरा, कितना क्रेडिट आप दे सकते हो, कितना क्रेडिट नहीं दे सकते, कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हो, ये सारी चीजों के बारे में अगर कोई बताता है तो कौन बताएगा? आरबीआई। किसको? बैंकों को। ठीक है। फिर उसके बाद, मेंटेन द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम। बिल्कुल साहब, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आरबीआई नहीं होता है तो कौन सा बैंक कब हमारे पैसे का गबन करके भाग जाए हमको पता भी नहीं लगेगा। ये तो आरबीआई है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन लोगों का ये बैंकिंग सिस्टम पे क्या है? कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भरोसा है कि अगर हमारा पैसा कहीं जाता है, अगर कोई बैंक डूब जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आरबीआई हमें हमारा पैसा जो है वो दिलवा देगा। ठीक है। प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड द कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज टू द पब्लिक। ये सब करने का जिम्मा जो है वो किसका है? आरबीआई के पास में। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैनेजर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। सर मैंने आपको पहले बताया था, जब हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात की थी, हमने कहा था कि हमारे कंट्री से अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होता है तो ऐसे केस में हमारी कंट्री में क्या बनेगा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है वो बनेगा। क्या बनेगा? फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बनेगा, जिसमें अलग अलग कंट्रीज की करेंसीज होती। अब ऐसा, अगर हमारी कंट्री में कोई इंपोर्ट किया जाता है तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमें फॉरेन एक्सचेंज में पैसा पे करना पड़ेगा? बोले हाँ सर। लेकिन एक सेकेंड, अगर बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के बाहर जाता है और ये रिजर्व जो है वो अगर जीरो पे चला जाए तो ये चलेगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो अकॉर्डिंगली यहां पे फॉरेन एक्सचेंज को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए बाकायदा एक एक्ट जो है वो बनाया गया है, जिसका नाम क्या दिया गया? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 1999 का। उसके हिसाब से फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन जो है, जो आपने ऑटोमेटिक रूट की बात की थी या फिर आपने अप्रूवल रूट की बात की थी, ठीक है, तो उसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी भी किसके पास में है? आरबीआई के पास। गॉट इट? फिर उसके बाद में दूसरा, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड पेमेंट एंड प्रमोट ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इनटू द इंडिया। अंडरस्टूड द पॉइंट? फिर उसके बाद में इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स। अब करेंसी नोट्स की बात अगर मैं करूं तो 2016 जब डीमोनेटाइजेशन आया था तब से लेके अभी तक की बात अगर की जाए तो करेंसी नोट्स को इशू करने का जो पूरा फंडा है वो आपको वैसे भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है। इशू एंड द एक्सचेंज एंड डिस्ट्रॉय करेंसी एज एन कॉइन नॉट फिट फॉर द सर्कुलेशन। 500 और 1000 के जो नोट बंद किए गए थे, क्यों किए थे? ये बोलते हुए बंद किए गए थे क्योंकि सर बोले इन नोट्स का ऑलरेडी मार्केट में काउंटरफिटिंग हो चुका है, मतलब डुप्लीकेट्स बन चुके हैं और बहुत ज्यादा डुप्लीकेट जो है वो मार्केट में क्या हो रहे हैं? सर्कुलेट हो रहे हैं। गॉट इट? तो उसको बंद कर दिया, नई करेंसी जो है उसको यहां पे क्या किया गया? लॉन्च किया गया। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गिव पब्लिक एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ द सप्लाई ऑफ करेंसी नोट एंड कॉइन एंड इन द गुड क्वालिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान से सुनिएगा। एक मैं आपको किस्सा बताता हूं।
आपने 1 रुपए का कॉइन देखा है क्या? बोले सर बिल्कुल देखा है। कितना सा होता है? सब बोले छोटा सा होता है। लेकिन आपके पापा या आपके दादाजी जो है ना, उनको पूछना कि 1 रुपए का कॉइन पहले इतना बड़ा हुआ करता था, ठीक है? और उसके भी पहले अगर आप बात करोगे तो 1 रुपए का कॉइन थोड़ा और बड़ा हुआ करता था, अगर मैं मेटल की बात करूं तो, ठीक है? लेकिन इसका साइज जो है वो कम 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 होते जा रहा है। और शायद आगे चल के अगर आप बात करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि 1 रुपए का कॉइन इतना बड़ा रहेगा जितना 25 पैसे का कॉइन कभी जमाने में हुआ करता था, आपने शायद देखा भी नहीं होगा। या 10 पैसे के कॉइन की बात कर लीजिए, ठीक है? सर ऐसा क्यों है? ये जो आपका 1 रुपए का कॉइन है उसका साइज क्यों कम होते जा रहा है? बहुत सिंपल सी बात है, वो इसलिए कम होते जा रहा है, द रीजन बीइंग कि आपका जो 1 रुपए का कॉइन होता है वो मेटल से बना हुआ है, और मेटल जो है उसकी एक वैल्यू रहती है भाई साहब, समथिंग रुपीज किलो, समथिंग रुपीज किलो के हिसाब से, ठीक है? अब भाई साहब ये एक बात एकदम कंफर्म है कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे पैसे की परचेजिंग पावर जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है? अब ध्यान से सुनिए, सब बोले इतना बड़ा एक कॉइन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 1 रुपया, क्या लिखा हुआ है? ₹1, ठीक है? लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे लिखा भले ही 1 रुपया है, लेकिन इस धातु की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 1 रुपए से ज्यादा होगी? बोले हाँ सर। तो लोग क्या करते थे? लोग इस पर्टिकुलर कॉइन को मेल्ट करेंगे, और ऐसे जितने भी कॉइन उनके पास में होंगे पुराने वाले, उसको मेल्ट करेंगे और उसको धातु बना के जाके मार्केट में बेच के आ जाएंगे। 100 रुपए के कॉइन को मेल्ट करेंगे और 120 रुपए में बेच के आ जाएंगे। 20 रुपए का उनका क्या हो गया? फायदा हो गया। यानी कि वहां पे क्या 100 रुपए की वैल्यू 100 के बराबर रही? क्या नहीं साहब, लेकिन आपने दिखाया तो उसको 100 रुपए का था, दिखाया आपने उसको 1 रुपए का था। अंडरस्टूड? तो ऐसे केस में ये सारी चीजों को रेगुलेट करने का काम जो करता है वो कौन करता है? आपका आरबीआई करेगा। गॉट इट? ठीक है साहब। फिर उसके बाद में डेवलपमेंट वाला रोल क्या? सब बोले कंट्री का जो डेवलपमेंट है उसमें भी इसका पार्टिसिपेशन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहेगा, जैसे बाकी आपके जो सेक्टर्स हैं या बाकी आपके नीति आयोग वगैरह हो गए जैसे उनका है, वैसे आपके आरबीआई का भी। अपार्ट फ्रॉम दैट, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द पेमेंट एंड द सेटलमेंट सिस्टम क्या करते हैं इसके हिसाब से? introduces and upgrade safe and the efficient mode of the payment system in the country to meet the requirement of the public at large। आज के टाइम पे अगर आप बात करेंगे तो जो पेटीएम वगैरह के द्वारा पेमेंट करना हो गया, पहले ज़माने में होता था क्या? नहीं साहब, नहीं होता था। लेकिन अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट आ रहा है तो हम लोगों ने कैश में ट्रांजैक्शन करना लगभग बंद कर दिया है और ऑनलाइन पेमेंट सेटलमेंट जो है वो चालू हो गया। लेकिन इसको रेगुलेट कौन करता है? बकायदा आपका आरबीआई, राइट? ऐसा किसी भी तरीके का अनऑथराइज्ड पेमेंट गेटवे जो है वो अलाउड नहीं होगा जिससे कहीं भी जनता का पैसा जो है वो फ्रॉड में फंसे, ऐसा कहीं पे भी अंदेशा अगर आ रहा होगा तो, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेन द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द पेमेंट एंड द सेटलमेंट सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम दैट, अदर रिलेटेड फंक्शंस, बैंकर टू द गवर्नमेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम लोग अपना अकाउंट कहां बनाते हैं? बैंक में बनाते हैं, वैसे ही बैंकर अपना अकाउंट कहां बनाता है? आरबीआई में, एज वेल एज जो आपका गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? अब भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी तो काइंड ऑफ एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके पास में इनकम होती है, कौन से वाली सर? टैक्सेशन वाली। याद कीजिए, बजट के हिसाब से रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, याद है? वो वाली इनकम होती है। कहाँ रखेगा भाई साहब? तो उसका अकाउंट कहाँ पे मेंटेन होता है? आरबीआई के पास में, ठीक है? perform the merchant banking function for the central and the state government, also act as their banker। apart from that, बैंकर टू बैंक का ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है? मेंटेन द बैंकिंग अकाउंट ऑफ ऑल द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, जितने भी बैंक्स होंगे उनका अकाउंट कहाँ पे मेंटेन होता है? आरबीआई के पास, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अदर सिग्निफिकेंट फंक्शंस की बात की जाए तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा। सब बोले 27 रीजनल ऑफिस, 27 क्या है? रीजनल ऑफिस। सर रीजनल ऑफिस नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट, सर 4 ही तो हुए? नहीं, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल, सेंट्रल साउथ, ठीक है? ये ऐसे करके कुल मिला के 27 है। मोस्ट ऑफ देम इन द स्टेट कैपिटल एंड 4 सब ऑफिसेज है। ये ध्यान रखिएगा, आरबीआई के 4 सब ऑफिस हैं और 27 क्या है? रीजनल ऑफिसेज। Apart from that, Deposit Insurance and the Credit Guarantee Corporation of India, that is DICGC। Apart from that,
BRB, NMPL, and apart from that REBIT and IFTAS are fully owned subsidiaries of the RBI. अभी ध्यान रखिएगा कि सब्सिडीज की बात अगर की जाए तो 1, 2, 3 और 4, कितनी सब्सिडीज हैं? 4। कौन से वाली सर? होली ओन्ड सब्सिडरी। सर ये होली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब क्या होता है? ऐसी सब्सिडरी या ऐसी कंपनी जिसके 100% शेयर्स किसके पास में है? आरबीआई के पास में। शेयर्स किसी के भी पास हो सकते हैं, लेकिन क्या बोला कि सर इस कंपनी के या इस ऑर्गेनाइजेशन के 100% शेयर होल्डिंग जो है वो किसके पास में है? आरबीआई के पास। उससे क्या कहा जाएगा? होली ओन्ड सब्सिडरी का नाम उसको दिया जाएगा। ठीक है, बोले ठीक है साहब। अपार्ट फ्रॉम दैट 6 ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट हैं, उनमें से 3 आरबीआई एकेडमी, आरबीआई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, 3 नेमली आरबीआई एकेडमी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, बैंकिंग एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ कॉलेज आर पार्ट ऑफ द रिजर्व बैंक। ठीक है, ये अगला पॉइंट नहीं बनाना चाहिए था, ये इसके बाद में ये तीसरा हो गया, राइट। अदर्स आर द ऑटोनोमस सच एज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द बैंक मैनेजमेंट, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर द डेवलपमेंट रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट फॉर द डेवलपमेंट एंड द रिसर्च इन द बैंकिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज IDRBT। ठीक है, तो ये जो है ये इसके आरबीआई के क्या है? अलग अलग फंक्शंस है। अगर डिटेल की बात करूं तो मेरे भाई एग्जीक्यूटिव में अपने को बहुत डेप्थ में ये पूरे टॉपिक की स्टडी जो है वो करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड द पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक आपका है उसका नाम क्या है? IBBI। याद कीजिए इसके पहले वाले चैप्टर में लास्ट में हमने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो है 2016 का, उसके बारे में बात करी थी। ठीक है, उसी के हिसाब से ये बोर्ड जो है उसको यहां पे बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी ये होगी कि हमारी कंट्री में जो भी इंसॉल्वेंसी का मैटर है उस मैटर को अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर दिया जाए, उसको अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाए। इस बात की जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं ये बोर्ड आपका लेता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा भाई साहब, अगर मैं इस बोर्ड के बारे में बात करूं तो कब बनाया गया? 1 अक्टूबर 2016 को। किसके हिसाब से? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के हिसाब से। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द इकोसिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड that consolidate and amends the law relating to reorganization and insolvency resolution of the corporate person। ध्यान से सुनिएगा, ऑफ व्हाट? ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन, मतलब कंपनी हो गई, एलएलपी हो गई, या फिर इवन पार्टनरशिप फर्म एंड द इंडिविजुअल। सर मैं आपको यहां पे बताऊं कि कुल मिला के अगर मैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 की बात करूं तो इसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पार्ट 1 जो है वो बात करता है कि अगर आपकी कंपनी, ठीक है, और या फिर आपका एलएलपी, दोनों को मिला के कॉर्पोरेट पर्सन नाम दिया गया। ठीक है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा इंपॉर्टेंट वाली बात, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, और दूसरा पार्ट जो है वो बात करता है किसके बारे में कि अगर पार्टनरशिप फर्म या फिर इंडिविजुअल जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो पहले वाले केस में आपका जो मैटर है वो जाएगा एनसीएलटी के पास में, और उसके अगेंस्ट में अगर अपील करना है, मतलब इसके ऑर्डर अगर आपको पसंद नहीं आते हैं एनसीएलटी के, और उसके अगेंस्ट में अगर आपको अपील करना है तो कहां जाके करेंगे? नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाके आप अपील करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपका जो मैटर है वो इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये चैप्टर में इनके बारे में बात नहीं करेंगे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे जो अथॉरिटी है बनाई गई है डीआरटी, और दूसरी जो है उसका नाम क्या है? डीआरएटी। पहला है डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, और फिर उसके अगेंस्ट में अगर आपको अपील करना है तो उसकी जो एपीलेट ट्राइब्यूनल रहेगा उसे नाम क्या दिया गया? डेप्ट रिकवरी एपीलेट ट्राइब्यूनल, डीआरएटी। उसके पास में अपील जो है वो आप कर सकते हैं। लेकिन सर एक सेकेंड, हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये जो आपका कोड बनाया गया है, इस कोड का मेन पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि अगर आपकी कंपनी या फिर जो भी ये इंसान है, चारों में से कोई भी, अगर बोले उनका इंसॉल्वेंसी होता है तो उस इंसॉल्वेंसी को क्या करना पड़ेगा? उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये रिजोल्यूशन को गवर्न करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई बॉडी चाहिए भाई साहब, राइट? तो इसके लिए जो बॉडी आपकी बनाई गई है उसका नाम यहां पे क्या बताया गया? IBBI, दैट इज द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, बोले ठीक है साहब।
नाउ ये जो बोर्ड है ये इंश्योर करेगा कि टाइम बाउंड मैनर में मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ सच पर्सन टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप, अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट एंड बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। मतलब जो कंपनी, जो कॉर्पोरेट पर्सन, जो इंडिविजुअल या फिर जो भी आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म होगा या फिर एलएलपी होगा, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी वजह से सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसके ओनर का ही नुकसान होगा, बल्कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी क्या हैं स्टेक होल्डर्स, मतलब क्रेडिटर्स की बात कर लीजिए, गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, कंज्यूमर की बात कर लीजिए, कस्टमर की बात कर लीजिए, सप्लायर की बात कर लीजिए, या इवन अगर मैं मार्केट की बात करूं तो उनका भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा भाई साहब। ठीक है, तो कैसे इस नुकसान को बचाया जाए, कैसे फटाफट जल्दी से बिना किसी टाइम को वेस्ट किए मैक्सिमम आउटपुट जो है उसको वहां पे लाया जाए और इस इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व किया जाए, इसके बारे में डिसाइड करता है कौन? आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट? ठीक है साहब। नाउ इट इज अ यूनिक रेगुलेटर जो क्या करता है? रेगुलेट करता है प्रोफेशन एज वेल एज प्रोसेस। अभी ध्यान से सुनिएगा, रेगुलेट करता है प्रोफेशनल, मैंने आपको बताया था इसके नीचे आईपीए आता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है आईबीबीआई के पास में, किसको? एजेंसी को। नाम क्या है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। ठीक है, जिसके अंडर में कौन होते हैं? आईआरपी होते हैं, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है, अब ऐसा इनको कौन सी कंडीशंस को मानना होगा, इनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना पड़ेगा, कौन बताएगा? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो आपको बताएगा। ठीक है साहब। एज वेल एज हमने क्या बोला कि ये प्रोसेस जो है उसको भी क्या करता है? रेगुलेट करता है। अगर रिजोल्यूशन करना है उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन बताएगा? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बताएगा। इट हैज रेगुलेटरी ओवरसाइट ओवर द प्रोफेशनल्स एंड एजेंसीज, अदर एंटिटीज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। शॉर्ट में अगर बात की जाए तो इसको आईयू कहा जाता है। सर, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एक ऐसी संस्था है जो कि कंपनीज के बारे में, एलएलपी के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में या फिर पार्टनरशिप फर्म के बारे में इंफॉर्मेशन मेंटेन रखती है। ऐसी इंफॉर्मेशन कि किसने कितना उधार किससे लिया, कब लिया, उसमें से कितना चुका दिया, क्या किसी ने कोई डिफॉल्ट किया है, वगैरह वगैरह वगैरह, ताकि जब इंसॉल्वेंसी की बात आएगी, इंसॉल्वेंसी का मैटर आएगा, तब रिलेवेंट वाली इंफॉर्मेशन जो है किसी और डिपार्टमेंट से मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम इस डिपार्टमेंट से अपने को मिल जाए। कौन सा डिपार्टमेंट? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। लेकिन अब चाहे आप आईपीए की बात करो, आईआरपी की बात करो, आईयू की बात करो, सबको रेगुलेट कौन करता है? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है साहब। नाउ इट राइट्स एंड इन्फोर्सेस रूल्स फॉर द प्रोसेस। मतलब इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए क्या रूल बनाने हैं, कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड डिसाइड करेगा। नेमली द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, इंडिविजुअल बैंक्रप्सी अंडर द कोड। ये सारी चीजों के लिए रूल कौन बनाएगा? आपका जो बोर्ड है वो बनाएगा। इट हैज रिसेंटली बीन टास्क्ड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड रेगुलेट द वर्किंग एंड द प्रैक्टिस ऑफ द प्रोफेशनल एंड एजेंसी एंड द यूटिलिटी एंड अदर इंस्टीट्यूशन इन फर्दरेंस ऑफ द पर्पज ऑफ द कोड। मतलब इनको यहाँ पे रेगुलेट करने की जिम्मेदारी जो वो भी यहाँ पे इनको दी गई है। इट हैज ऑल्सो बीन डेजिग्नेटेड एज अथॉरिटी अंडर द कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड द वैल्यूएशन रूल 2017। मतलब ध्यान से सब बोले, कल को जाके कंपनी के किसी भी काम के लिए, हो सकता है कंपनी किसी और के साथ में मर्ज हो रही होगी, या किसी एक कंपनी ने सोचा होगा कि मुझे दूसरी कंपनी को एक्वायर करना है, तो उसमें उस कंपनी का वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, उस वैल्यूएशन को डिटरमाइन करने के लिए जो वैल्यूअर अपॉइंट किया जाएगा उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी होगा, राइट? तो उस रूल को यहां पे बनाया गया है जिसका नाम क्या दिया गया? कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड वैल्यूएशन रूल्स 2017। और इसके हिसाब से अथॉरिटी की बात अगर की जाए तो वो अथॉरिटी भी किसको दी गई है? आईबीबीआई को। मतलब अगर कोई बंदा वैल्यूअर का काम करना चाहता है और रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपने आप को बुलाना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस को कंप्लाई करना पड़ेगा, ये कौन बताएगा? ये भी आपको आईबीबीआई बताएगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब, दैट्स इट। फिर इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो आपका आता है क्या? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, एनसीएलटी। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। एक तो आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 जो मैंने आपको यहां ऊपर में बताया था, ये देखिए,
ठीक है। अगर बोले हमें रेजोल्यूशन प्लान करवाना है तो आईबीबीआर रेगुलेट करेगा, लेकिन उसके लिए जो आपकी अथॉरिटी है कौन सी वाली, जुडिशियरी पावर रखने वाली क्वासी जुडिशियल बॉडी जो आपकी है वो कौन सी है, एनसीएलटी। ऑन द अदर हैंड फॉरगेट अबाउट द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, इवन बोले अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बात करूं, किसके हिसाब से, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बात करूं, तो अगर किसी कंपनी का कोई डिस्प्यूट होगा या कंपनी और एमसी डिपार्टमेंट का कोई डिस्प्यूट होगा, तो उस डिस्प्यूट को अगर आप रेफर करेंगे तो कहां जाके रेफर करेंगे, एनसीएलटी के पास। ध्यान दीजिएगा, नाम क्या है, नेशनल मतलब पूरी कंट्री के लिए, कंपनी लॉ के मैटर के लिए क्या बनाया गया है, ट्राइब्यूनल बनाया गया। ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगर कंपनी लॉ के मैटर के लिए है तो यहां इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का पावर इसको क्यों दिया हुआ है, तो ध्यान से सुनिएगा, हमने यहां पे क्या बोला था कि सर अगर आप एक कॉर्पोरेट पर्सन है और वो अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो मैटर किसके पास जाता है, एनसीएलटी या फिर एनसीएलएटी के पास। कॉर्पोरेट पर्सन का मैटर है तो कंपनी लॉ के लिए जो ट्राइब्यूनल बनाया हुआ है उसके पास ही लेके जाएंगे ना भाई साहब। गॉट द पॉइंट। तो ये चीज जो है उसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहली बात, अगर मैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो जून 2016, 1 जून 2016 जो है इस टाइम पे इसको क्या किया गया, बनाया गया अंडर सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। गॉट द पॉइंट, ठीक है साहब। नाउ इन द फर्स्ट फेज द एमसीए हैव सेट अप 11 बेंचेस, बेंचेस मतलब काइंड ऑफ कह सकते हैं ब्रांचेस, जैसे आपके कोर्ट वगैरह होते हैं उनके बेंच होते हैं। एग्जांपल अगर आप बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बेंच जो है वो नागपुर में है, दूसरा बेंच जो है पुणे में है, तीसरा बेंच जो है औरंगाबाद में है। ब्रांचेस बोल दीजिए आप सीधा सीधा, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर मैं एनसीएलटी की बात करूं तो सबसे पहले 11 बेंचेस बनाई गई, उसमें से जो सबसे बड़ी बेंच प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर बोल दीजिए वो कहां पे, न्यू दिल्ली में। अपार्ट फ्रॉम दैट 10 बेंचेस अदर्स, वो भी कहां पे, एक न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद में, इलाहाबाद में, बेंगलुरु में, चंडीगढ़ में, चेन्नई में, गुवाहाटी में, हैदराबाद में, कोलकाता में और मुंबई में। अंडरस्टूड, ठीक है साहब। नाउ दीज बेंचेस विल बी हेडेड बाय द प्रेसिडेंट एंड 16 जुडिशियल मेंबर। प्रेसिडेंट मतलब कंट्री का प्रेसिडेंट नहीं, आपका जो एनसीएलटी है ना उसी में ही एक बंदा अपॉइंट किया जाएगा जो सबसे टॉप पे रहेगा। जैसे हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस होता है वैसे ही एनसीएलटी में सबसे टॉप पे कौन रहेगा, प्रेसिडेंट होगा। एंड 16 जुडिशियल मेंबर्स होंगे जिनको लॉ का नॉलेज होगा, एंड 9 लोग ऐसे होंगे जो टेक्निकल मेंबर्स होंगे जिनको अदर टेक्निकल चीजें जो है उनका नॉलेज होगा एट द डिफरेंट लोकेशंस। गॉट इट, बोले ठीक है साहब। सब बोले अगर मैं एनसीएलटी की बात करूं, इट इज आउटकम ऑफ इराडी कमिटी। अभी ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, कभी भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे या किसी एक्ट के हिसाब से, या फिर किसी एक्ट को अगर बनाया जाता है या किसी एक्ट को प्रस्ताव के तौर पे पार्लियामेंट में रखा जाता है, तो उसको ड्राफ्ट करने के लिए, उसको बनाने के लिए कमेटीज बनाई जाती हैं। आगे चल के जब आप एग्जीक्यूटिव में या प्रोफेशनल में आएंगे तब आपको वहां डिफरेंट कमिटीज का नाम पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल नारायण मूर्ति कमेटी, फॉर एग्जाम्पल कुमार मंगलम बिरला कमेटी, फॉर एग्जाम्पल जे ईरानी कमेटी। ठीक है सर, ये जो नाम स्टार्टिंग में आ रहे हैं ना, ये बेसिकली लोगों के नाम है, इंसानों के नाम है जो कि उस कमेटी के चेयरपर्सन थे। एग्जाम्पल शायद आपने बिरला, कुमार बिरला का नाम जो है वो तो सुना होगा, उनकी एक बहुत बड़ी कमेटी जो है वो रही है, राइट। सेम ऐसे ही यहां पे अगर बात की जाए तो देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड एज व्हाट, इराडी। सरनेम उनका जो था वो क्या था, इराडी था, तो दैट्स व्हाई नाम क्या दिया गया, इराडी कमेटी। तो इनके रिकमेंडेशन पे एनसीएलटी जो है वो यहां पे आपका बनाया गया। इसके पहले अगर आप बात करेंगे तो एनसीएलटी नहीं होता था 1956 के हिसाब से। कंपनीज एक्ट 1956 जो है उसके हिसाब से कंपनी लॉ बोर्ड हुआ करता था। जैसे सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड है वैसे ही कंपनी लॉ बोर्ड होता था, लेकिन इसका इंपैक्ट इतना इफेक्टिव नहीं हुआ करता था। दैट्स व्हाई डिसाइड किया गया कि बोले इसको हटाओ और इसकी जगह पे क्या लेके आओ, नेशनल कंपनी और ट्राइब्यूनल जो है उसको लेके आओ। अगर बोले एनसीएलटी की बात करें, इट वाज इंटेंडेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन लीगल सिस्टम इन 2002। बाप रे बाप, 2002 में डिसाइड कर लिया गया था कि उस टाइम पे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट लेके आएंगे और उसके जरिए एनसीएलटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, बट वहां पे प्रॉपर्ली उसको नहीं ला पाए अंडर 56 एक्ट। हाउएवर
ड्यू टू द लिटिगेशन विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एनसीएलटी विच वेंट फॉर ओवर 10 ईयर्स। मतलब वहां पे डाउट उठाया गया 2002 में कि आप जो ये एनसीएलटी बनाने की बात कर रहे हो, उसको जो कॉन्स्टिट्यूट करने की बात कर रहे हो, उसमें जो आपके प्रेसिडेंट या फिर अदर पीपल जो रहने वाले हैं, क्या वो सही है, क्या वो लीगली सही है? इस बात के ऊपर डिबेट जो है 10 साल से भी ज्यादा चला, 10 साल से भी ज्यादा चला। Therefore, it was notified under the Companies Act 2013. It is what? It is a quasi judicial authority. अब समझ में आ गया क्वासी जुडिशियल? सर अगर जुडिशियल की बात करोगे तो वो पावर किसके पास में है? सर कोर्ट्स के पास में। अगर जुडिशियल चीजों की बात करोगे तो पावर किसके पास में है? सर बोले वो पावर तो कोर्ट के पास में। लेकिन जस्ट अ सेकेंड, अगर मैटर कंपनी लॉ का रहता है, राइट, उसमें अगर जुडिशियल मैटर्स की बात की जाए तो पावर किसके पास में है? एनसीएलटी के पास। तो इट इज लाइक जुडिशियल बॉडी बट ओनली फॉर द मैटर ऑफ व्हाट? कंपनी लॉ, नॉट एनी अदर मैटर। ठीक है, ठीक है साहब। इनकॉर्पोरेटेड देयरफॉर, सॉरी, इनकॉर्पोरेटेड फॉर डीलिंग विद द कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स देयर आर ऑफ सिविल नेचर अराइजिंग अंडर द कंपनीज एक्ट। सिर्फ और सिर्फ वो वाले सिविल मैटर्स जो कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से अराइज होते होंगे, सिर्फ उन्हीं मैटर्स में जुडिशियल डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास में है? एनसीएलटी के पास में। गॉट इट? However, a difference could be witnessed in the power and the function of NCLT under the previous Companies Act and 2013 Act. ठीक है साहब, यानी कि प्रीवियस कंपनीज एक्ट का मतलब क्या है? 56 वाला जो एक्ट आपका हुआ था जिसमें ये एनसीएलटी को इंट्रोड्यूस करना प्रपोज किया गया था, उसको अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 के एनसीएलटी से कंपेयर करूं तो कहीं ना कहीं डिफरेंस है। सर डिफरेंस तो होना ही था। डिफरेंस नहीं होता तो 2002 में जो बनाने की कोशिश की थी वही बन के आ जाता। ठीक है, डिफरेंस क्या था? द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनसीएलटी एंड स्पेसिफाइड एलिड प्रोविजन कंटेन्ड इन द एक्ट वर रीचैलेंज्ड। उस टाइम का जो था उसको रीचैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट हैड प्रिजर्व्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एनसीएलटी, हाउएवर स्पेसिफिक प्रोविजंस वर रेंडर्ड एज अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या था वो मैं आपको थोड़ा सा यहां बताने की कोशिश करता हूं, बट मेरे हिसाब से यहां पे दिया हुआ नहीं है। 2002 में जब एनसीएलटी को लाने की बात करी गई तो उस टाइम पे सबसे पहली बात तो ये कहा गया कि एनसीएलटी का जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होगा उसको बोले किसी भी फील्ड का नॉलेज रहा तो चलेगा, मैथ्स का रहा तो चलेगा, साइंस का रहा तो चलेगा, अकाउंटेंसी का रहा तो चलेगा, फाइनेंस का रहा तो चलेगा, मार्केटिंग का रहा तो चलेगा, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, दूसरा बोले उसका जो टेन्योर है ना, टेन्योर मतलब उसका टाइम पीरियड जो है, मतलब कब तक के वो एनसीएलटी में प्रेसिडिंग ऑफिसर के तौर पे काम करेगा या जुडिशियल मेंबर के तौर पे काम करेगा, वो टाइम दिया गया था 3 साल। कितने साल? 3 साल। तो यहां पे दोनों चीजों पे सवाल उठाया गया। पहला सवाल ये उठाया गया, भाई साहब एक मिनट, ये जो एनसीएलटी का जो भी जुडिशियल मेंबर या प्रेसिडिंग ऑफिसर होगा इसको कौन से मैटर में डील करना है? बोले कंपनी लॉ के मैटर में। तो ध्यान दीजिए, बोले इसके पहले आपने जो कहा कि उसको किसी भी फील्ड में एक्सपर्टिज्म रहा तो चलेगा, नाम आपने क्या लिए? मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, साइंस वगैरह वगैरह, बट आपने लॉ का नाम नहीं लिया। अरे भाई साहब, जिसको ये नहीं पता कि कंपनी लॉ क्या कहता है वो बंदा ऐसे मैटर्स को कैसे डील करेगा? ये एक सबसे बड़ा डाउट था उस टाइम पे, जिसकी वजह से एनसीएलटी के कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल जो है वो उठाया गया। दूसरा आपने क्या बोला? टेन्योर कितना रहेगा? 3 साल। लेकिन एक सवाल आता है, क्या सर बोले क्या कोई भी केस इंडिया के अंदर अगर बात किया जाए तो 3 साल में सॉल्व हो जाता है क्या? ये सर नो? बोले शायद नहीं होता होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या सर मान लीजिए एक बंदा है, मेरी बात कर लीजिए, मैं एक एनसीएलटी के अंदर प्रेसिडिंग ऑफिसर, राइट, मुझे बताओ कि जिस दिन मेरा अपॉइंटमेंट वहां पे होगा क्या उसी दिन मेरे पास में किसी कंपनी का केस आ जाएगा क्या? नहीं सर, कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, 1 साल के बाद भी आ सकता है, 2 साल के बाद भी आ सकता है। अब मान लीजिए कि 2 साल के टेन्योर के बाद में किसी कंपनी का केस जो है आया, ठीक है, उसको स्टडी करने में 6, 7, 8, 9 महीने निकल गए। स्टडी करने में 6, 7, 8, 9 महीने जो है वो निकल गए और फिर उसके बाद में अगले 3 महीने बाद क्या हो गया? मेरा रिटायरमेंट हो गया। एनसीएलटी के प्रेसिडिंग ऑफिसर का रिटायरमेंट हो गया। अब क्या होगा? नया बंदा वहां पे आएगा। अब नया बंदा अगर वहां पे आएगा तो क्या उसको इस केस के बारे में पहले से नॉलेज होगा क्या?
सवाल ही पैदा, वो भी टाइम लगाएगा, उसको भी स्टडी करने में 9 से 10 महीने जो है वो यहां पे लगेंगे। तो सर आप जो यहां स्पीडी डिस्पोजल की बात कर रहे थे, फटाफट केसेस को रिजॉल्व करने की बात कर रहे थे, वो कहां से अचीव होगा? नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस में आपका जो एनसीएलटी है उसका कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में गलत बताया गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली चेंजेस वगैरह जो है उनको किया गया और नया एनसीएलटी जो है वो 2016 में कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्या कर दिया गया? इंट्रोड्यूस कर दिया गया। गॉट द पॉइंट? चलिए साहब, एनसीएलटी वर्क्स ऑन द लाइन ऑफ नॉर्मल कोड ऑफ लॉ इन द कंट्री, मतलब जैसे नॉर्मल सिविल कोड होते हैं वैसे ही ये वाला जो कोड है एनसीएलटी ये भी काम करता है। एंड इज ऑब्लाइज्ड टू फेयरली एंड विदाउट एनी बायस, मतलब किसी का फेवरिज्म नहीं करेगा, अनबायस्ड रहे कि प्रॉपर तरीके से डिसीजन जो है वो सुनाएगा। Determine the facts of each case and decide with the matters according to the principle of natural justice, मतलब किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, अनबायस्ड रह के न्यूट्रल रह के डिसीजन जो है वो आपको यहाँ पे सुनाना है। एंड इन कंटिन्यूएशन ऑफ सच डिसीजन ऑफर कंक्लूजन्स फ्रॉम द डिसीजन इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्स, जैसे आपके बाकी वाले जो कोर्ट हैं वो ऑर्डर पास करते हैं वैसे ही ये भी क्या करेगा? ऑर्डर पास करेगा, ठीक है साहब। द ऑर्डर सो फॉर्म्ड बाय एनसीएलटी कुड असिस्ट इन रिजॉल्विंग अ सिचुएशन, कोई भी डिस्प्यूट जो है उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। रेक्टिफाइंग अ रॉन्ग डन बाय एनी कॉर्पोरेट और लिविंग पेनल्टी और द कॉस्ट और माइट ऑल्टर द राइट ऑब्लिगेशन ड्यूटीज और द प्रिविलेजेस ऑफ द कंसर्न्ड पार्टीज, मतलब जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह है उनको रिजॉल्व करने का काम जो है वो यहां पे किया जाता है बाय द ट्राइब्यूनल, ठीक है। बट द ट्राइब्यूनल इज नॉट रिक्वायर्ड to follow the several rules with respect to the appreciation of any evidence or the procedural law। so, मतलब अगर नॉर्मल कोर्ट की बात की जाए तो आपके लिए अलग से लॉ बनाए गए हैं जिसका नाम क्या है? सिविल प्रोसीजर कोड 1908, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, और उन कोर्ट्स को यह कहा गया है कि आपको उन कोड को निभाना पड़ेगा। लेकिन एनसीएलटी सब बोले आपको ऐसा कुछ निभाने की जरूरत नहीं है। बता दूं आपको इसके बारे में कि सर यहां बाकायदा कंपनी का एनसीएलटी रूल्स बने हुए हैं जो कि 2016 के हैं, इनको यही फॉलो करना है। आप अपने हिसाब से रूल्स बनाओ बोले यहां पे, और उसके हिसाब से चीजों को क्या करो? रिजॉल्व करने की कोशिश जो है वो करो। अंडरस्टूड द पॉइंट? रेडी के साथ फंक्शन क्या क्या है अगर एनसीएलटी की बात की जाए तो? पहला रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, सो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी जो है वैसे तो वो एमसी करता है, बट यहां पे देखते हैं क्या बोलता है। दूसरा ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को लेके अगर कोई मैटर होगा तो, या फिर डिपॉजिट्स को लेके कोई मैटर होगा तो, या फिर इन्वेस्टिगेशन करने का कोई मैटर होगा उसके लिए पावर है। फ्रीजिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी, अगर कोई कंपनी गलत काम कर रही है या फिर किसी क्रेडिटर के पैसे वगैरह अगर खा गई होगी तो ऐसे केस में जो एसेट्स है कंपनी के उनको सीज करने का अधिकार किसके पास में है? एनसीएलटी के पास। एंड अगर बोले पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना है तो भी एनसीएलटी का रोल जो है वो यहां पे आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कंपनी को रजिस्टर करने की बात की जाए तो ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। सब बोले एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 ये अनेबल करता है क्वेश्चनिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द कंपनीज बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक प्रोसीजरल एरर ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन एंड द रजिस्ट्रेशन। सो मतलब ये कि अगर मैं कंपनीज को रजिस्टर करने की बात करूं तो इसके लिए आपको जाना होता है आरओसी के पास, दैट इज व्हाट द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो कि एमसीए के अंडर काम करता है, ठीक है। लेकिन सर कहा गया है कि जब आप आरओसी के पास जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाने की बात करेंगे तो उस टाइम पे जो इंफॉर्मेशन आपको फाइल करनी है वो जेन्युइन होनी चाहिए। कुछ भी बात आपको वहां पे झूठ नहीं बोलनी है, कुछ भी आप वहां पे छुपा के अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाओ। लेकिन अगर ऐसा किया गया तो ऐसे केस में एनसीएलटी हैज बीन एम्पावर्ड इन टेकिंग द सेवरल स्टेप्स, जिसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंपनी का उसको कैंसिल किया जा सकता है, उसको कैंसिल किया जा सकता है, या फिर आपकी कंपनी को डिसॉल्व भी किया जा सकता है। डिसॉल्व करना मतलब धंधा बंद, बोले आपका नाम ही हटा दिया जाएगा रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से। गॉट द पॉइंट? ये किया जा सकता है। द ट्राइब्यूनल कुड इवन रेंडर द लाइबिलिटी और द चार्ज ऑफ द मेंबर्स टू अनलिमिटेड,
ये भी कर सकते हैं। विद दिस अप्रोच एनसीएलटी कैन डी रजिस्टर एनी कंपनी इन स्पेसिफिक सिचुएशन व्हेन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय रॉन्गफुल मैनर और इलीगल मींस अंडर सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब सीधी सीधी बात है भाई साहब कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो जाना होता है आरओसी के पास, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हमने शायद इसके बारे में पहले भी बात की थी जहां पे आपने स्पाइस वाले फॉर्म की बात की थी, स्पाइस प्लस, ठीक है। फिर उसके अलावा आपने अजाइल वाले फॉर्म की बात की थी। फिर कुछ चीजें जिसकी बात हमने यहां नहीं करी, लीगल एप्टीट्यूड में करेंगे। एक है आपका फॉर्म नंबर आईएनसी 33, एक है आपका फॉर्म नंबर आईएनसी 34 जो कि बात करता है अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये फॉर्म्स आपको फाइल करने पड़ते हैं आरओसी के पास, ठीक है। लेकिन एक सेकेंड जरा सोचिए कि मेमोरेंडम में आपको ये बताना होता है कि आपको जो कंपनी बनानी है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब कंपनी काम क्या करना चाहती है ये आपको वहां पे बताना है, ठीक है। लेकिन आपने बताया कुछ और रियलिटी में काम आपको कुछ और करना है। कैसे कंपनी चलेगी? बिल्कुल भी नहीं चलेगी। या फिर आपने कंपनी के मेमोरेंडम में जो कैपिटल है वो कुछ और बताया और एक्चुअल में कैपिटल कुछ और रहा, या फिर आपने जो रजिस्टर्ड ऑफिस बताया वो कुछ भलता ही बता दिया आपने। कैसा चलेगा? आंसर इज नो। तो अगर आपने झूठ बोल के कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाया होगा तो आपकी कंपनी को डी रजिस्टर करने का अधिकार किसके पास में है? एनसीएलटी के पास। आपकी कंपनी को कंपल्सरीली वाइंड अप करवा के डिसॉल्व करवाने का अधिकार किसके पास में है? एनसीएलटी के पास। गॉट इट? पहली चीज। दूसरी बात, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सर आज किसी कंपनी के शेयर्स मेरे पास में, ठीक है, लेकिन कल को जाके अगर मैं चाहूं तो यही शेयर्स किसी और को बेच सकता हूं, ये पहली बात। लेकिन दूसरी बात ये, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दूसरा बंदा फ्रॉड करके मुझसे मेरे शेयर्स को छीन के लेके चले जाए। अगर ये प्रॉब्लम मेरे को हुई तो मैं सीधा कहां जा सकता हूं? एनसीएलटी के पास। क्या कहता है ध्यान से देखिएगा, एनसीएलटी इज एम्पावर्ड टू हियर द प्रॉब्लम of rejection of the companies in transferring the shares and securities and under section 58-59 of the act which were at the outset were under the purview of the company law board। अगर पुराने जमाने की बात की जाए तो सीएलबी के पास ही पावर हुआ करता था कंपनी एक्ट 56 के हिसाब से। मतलब सीधी सीधी बात ये भाई साहब कि अगर मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि मेरे शेयर्स जो है मेरे हाथ से किसी दूसरे के पास में चले जाएं तो इसके लिए मैं कंपनी को क्या भेजूंगा? रिक्वेस्ट भेजूंगा। लेकिन अगर कंपनी ने मेरी ये रिक्वेस्ट को मना कर दिया, कंपनी ने मेरी रिक्वेस्ट को मना कर दिया विदाउट एनी जस्टिफाइड रीजन, तो मैं किसके पास जा सकता हूं? एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी के पास जा सकता हूं, कह सकता हूं कि सर यहां पे ये मेरे साथ में गलत काम हुआ है, प्लीज 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 मुझे क्या करवाओ? मुझे न्याय दिलवाओ, ठीक है। ओके सर तो इसमें तो ज्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं। फिर उसके बाद में डिपॉजिट्स। सर कंपनी को ऑथराइज किया गया है कि कंपनी जो है वो मेंबर्स से या फिर कुछ कंपनीज जो एलिजिबल कंपनी होंगी वो आउटसाइडर से भी डिपॉजिट जो है वो एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर डिपॉजिट्स की बात की जाए तो मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 6 महीने से 36 महीने तक का होना चाहिए, इसके ऊपर या इसके नीचे नहीं होना चाहिए, राइट। अब मान लीजिए 36 महीने बीत चुके हैं, कंपनी का काम था कि मुझे मेरा पैसा क्या कर दे? वापस कर दे, लेकिन कंपनी ने नहीं किया। मैं क्या कर सकता हूं? केस फाइल कर सकता हूं। या फिर सर बोले 36 महीने तो होने बाकी हैं लेकिन इंटरेस्ट पे करना चाहिए था क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे, मुझे वो भी पे नहीं किया गया। गॉट इट? तो क्या कहता है भाई साहब? सर बोले अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 के चैप्टर नंबर 5 के हिसाब से बात करूं तो ये चैप्टर बात करता है किसके बारे में? डिपॉजिट्स के बारे में, ठीक है। And was notified several times in 2014 and CLB was the prime authority for taking up the cases under said chapter। वो छोड़ दो। Now such powers are vested with NCLT जो कि क्या कहता है? अनहैप्पी डिपॉजिटर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, क्या? जिसने कंपनी को पैसा डिपॉजिट किया था और वो क्या नहीं है? खुश नहीं है। क्यों नहीं होंगे खुश? या तो उनको टाइम पे उनका इंटरेस्ट नहीं मिला और या फिर जब रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट होना चाहिए था वो उनको टाइम पे नहीं मिला, ठीक है। दे आर नाउ हैविंग अ रेमेडी ऑफ द क्लास एक्शन सूट। मतलब पूरे डिपॉजिटर्स के बिहाफ पे सीधा एक ही केस जो है वो फाइल किया जा सकता है, उसे कहते हैं क्या? क्लास एक्शन सूट। तो ये सूट फाइल किया जा सकता है फॉर सीकिंग रेमेडी फॉर द ओमिशन
and act on the part of the company that impact their right as a depositor. अंडरस्टूड द पॉइंट. फिर उसके बाद में बोले इन्वेस्टिगेशन करने का अथॉरिटी जो है वो भी इनके पास में, किसके पास, एनसीएलटी के पास. क्या कहता है, इन्वेस्टिगेशन अबाउट द अफेयर्स ऑफ कंपनी कुड बी ऑर्डर्ड विद द हेल्प ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ 100 मेंबर्स वेयर एज प्रीवियसली द एप्लीकेशन ऑफ 200 मेंबर्स. ये तो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, पहले 200 लोग चाहिए थे, अब 100 लोग. Moreover, if a person who isn't related to company and is able to persuade NCLT about the presence of condition for ordering an investigation, then NCLT has power for ordering an investigation. Investigation which is ordered by NCLT could be conducted within India or anywhere in the world. The provisions are drafted for offering and seeking help from the court and investigation agencies and of the foreign countries. ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है. सब बोले अगर कंपनी के मेंबर्स को ऐसा लगता है, ध्यान से सुनिएगा क्या बोला मैंने कहा कि जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया है, कौन, कंपनी के मेंबर्स, अगर उनको ऐसा लगता है कि सर कंपनी का जो मैनेजमेंट है, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो लोग कंपनी के काम को अच्छे तरीके से नहीं चला रहे, ठीक है, कंपनी में ट्रांसपेरेंट चीजें नहीं हो रही है, कंपनी में फ्रॉड किया जा रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, तो 100 मेंबर्स ऑफ द कंपनी, कितने लोग, 100 मेंबर्स, 100 मेंबर्स ऑफ द कंपनी जो हैं वो एनसीएलटी के पास में जाके पिटीशन फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन काइंड ऑफ वहां पे दे सकते हैं कि सर हमें ऐसा लगता है कि कंपनी का काम जो है ना वो सही तरीके से नहीं हो रहा, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दो. इन्वेस्टिगेशन एनसीएलटी नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, सर बोले देयर कैन बी डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंसीज जो कि इंडिया में भी हो सकती हैं या फिर फॉरेन कंट्री में भी हो सकती हैं. अब इंडिया की कंपनी का बिजनेस अगर इंडिया के बाहर होगा तो फॉरेन एजेंसीज को अपॉइंट किया जा सकता है कि आप वहां पे इन्वेस्टिगेशन करो भाई सबकी काम कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है, ठीक है. तो अगर किसी भी शेयर होल्डर को लगता है, किसी भी मेंबर को लगता है कि कंपनी में काम अच्छे से नहीं हो रहा है, तो ऐसे 100 मेंबर्स मिलके एनसीएलटी के पास जा सकते हैं और अकॉर्डिंगली एक्शन लेने की बात वहां पे कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाने की बात जो है वो कर सकते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद में फ्रीजिंग ऑफ द एसेट्स, सिंपल सी बात मैंने आपको बताई, अगर कहीं पे भी कंपनी ने फ्रॉड किया होगा, अगर कंपनी के मैनेजमेंट ने ऑपरेशन मतलब चीजों को दबाना, ठीक है, वो किया होगा, मिसमैनेजमेंट किया होगा, या फिर हो सकता है कि क्रेडिटर से पैसा ले लिया, ठीक है, और उनका रीपेमेंट नहीं किया, बैंकों से पैसा ले लिया लेकिन रीपेमेंट नहीं किया, तो अकॉर्डिंगली एनसीएलटी के ऑर्डर पास करने पे कंपनी के एसेट्स को यहां पे क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं. अब इसमें एक बार रीड कर लीजिएगा, ज्यादा कुछ उसमें नहीं है. और फिर आता है क्या, पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट अगर करना होगा तो एनसीएलटी की परमिशन जो है वो लगेगी, आपको एनसीएलटी की परमिशन जाके लेके आनी पड़ेगी. हालांकि एक सेकेंड, ये परमिशन पहले लगा करती थी, अगर मैं अभी के हिसाब से बात करूं तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया जो कि 2019 में आया, ठीक है. इसके हिसाब से जो पावर कल तक एनसीएलटी के पास में हुआ करता था उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दे दिया है, दैट इज द रीजनल डायरेक्टर. तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये फिलहाल उतना वैलिड नहीं है, ठीक है. तो एक बार फिर भी देख लेते हैं, सेक्शन 13 से 18 के हिसाब से अगर बात की जाए, रीड विद द रूल कंट्रोल एंड द कन्वर्जन ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो क्या कहता है कि आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा किससे, एनसीएलटी से. एक बार कंफर्म कर लेता हूं, मेरे हिसाब से इसको हटा के सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया है, आपको दिखा भी देता हूं एक बार मैं. इसके लिए रूल्स देखने पड़ेंगे. रूल्स की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे कन्वर्जन, जस्ट अ सेकेंड, आई होप कि मिल जाए.
रिजर्वेशन ऑफ नेम के बारे में दिया गया है, 12 भी नहीं रहेगा, 13 भी नहीं रहेगा, शायद 25 के आसपास कुछ। हम्म जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अनेबल टू फाइंड इट, मिल नहीं रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा, मतलब मुझे तो पता है ये चीज़ के बारे में, आई थॉट कि मतलब मिल जाए तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन ये जो पावर है ये फिलहाल किसके पास में चली गई है, ये आरडी के पास दे दी है अमेंडमेंट आने के बाद से। कौन सा अमेंडमेंट? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद से। ठीक है सर, लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जिसका नाम क्या है? NCLAT। सर बीच में एक वर्ड आ रहा है ए मतलब एपिलेट। सर एपिलेट मतलब जिसके पास में अपील्स को एंटरटेन करने की अथॉरिटी होगी। सर आपका जो NCLT है, इसने जो भी ऑर्डर पास किया होगा, अगर वो ऑर्डर आपको पसंद नहीं आता है तो आप किसके पास जाके अपील कर सकते हैं? NCLAT के पास जाके अपील कर सकते हैं। नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल, ध्यान रखिएगा कौन सा ट्राइब्यूनल? एपिलेट ट्राइब्यूनल। क्या कहता है सब ध्यान से देखिए। सर अगर मैं इस ट्राइब्यूनल की बात करूं तो इसको बनाया गया सेक्शन 410 के हिसाब से, NCLT को बनाया गया था सेक्शन 408 के हिसाब से। ठीक है, फॉर हियरिंग द अपील, काम क्या है? अपील्स को सुनना, लेकिन किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द NCLT। और इसको भी सेम जिस दिन NCLT आया था उसी दिन आपका NCLAT जो है उसको भी बनाया गया था। ठीक है, अगर मैं NCLT की बात करूं, इट इज ऑल्सो एपलेट ट्राइब्यूनल फॉर हियरिंग द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय NCLT अंडर सेक्शन 61 ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, बकायदा मैंने आपको यहां पे बताया था, ये देखिए ये रहा। ठीक है, हालांकि NCLT वाले में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन NCLAT में किया गया है, मतलब आप समझ जाइए फिर। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2016। IBC के हिसाब से जो पावर आया वो कब से आया? 1 दिसंबर 2016 के हिसाब से। कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो पावर है वो कब से आया? 1 जून 2016 के हिसाब से। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, डन। नाउ NCLAT इज ऑल्सो द एपलेट ट्राइब्यूनल फॉर हियरिंग द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। बराबर है, अगर किसी IBBI ने, अगेन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के हिसाब से IBBI ने ऑर्डर पास किया होगा तो उसके अगेंस्ट में भी अगर आप अपील करना चाहते हैं तो कहां जाके कर सकते हैं? NCLAT के पास। ठीक है, ठीक है सर। नाउ इट इज ऑल्सो एपलेट ट्राइब्यूनल टू हियर एंड डिस्पोज द अपील अगेंस्ट एनी डायरेक्शन इशूड एंड डिसीजन मेड बाय द CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के हिसाब से अगर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसी भी कंपनी के अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास किया और कहा कि तुम कंपटीशन पे एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर सो एंड सो पेनल्टी जो है वो डाली जाती है। आपको ये ऑर्डर पसंद नहीं आया? बोले नहीं साहब कोई बात नहीं, जाके क्या करो? NCLAT जो है उसके पास में अपील कर सकते हो। गॉट इट? एज पर द अमेंडमेंट ब्रॉट टू सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बाय सेक्शन 172 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2017 विद इफेक्ट फ्रॉम 26 मई 2017। ध्यान दीजिएगा तीन चीजें, कंपनीज एक्ट के हिसाब से अपीलेट पावर जो है 1 जून 2016 से, जून या जुलाई, जून। ठीक है, IBC के हिसाब से अपीलेट पावर दिसंबर 2016 से, और कंपटीशन एक्ट के हिसाब से जो पावर है वो कब से है? आपका 26 मई 2017 से। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। इसके जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे तो इट इज हेडेड बाय अ चेयरपर्सन। जैसे NCLT में प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है, इसमें क्या रहेगा? चेयरपर्सन, एंड नॉट मोर देन 11 अदर मेंबर्स। उसमें 10 और मेंबर थे, इसमें 11 अदर मेंबर्स हैं।
इट इज हायर लॉ गवर्निंग फॉरम देन एनसीएलटी। बिल्कुल साहब, एनसीएलटी के ऊपर है तभी तो उसके पास जाके अपील कर पा रहे ना, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं था। द एपलेट ट्राइब्यूनल हियर अपील फाइल्ड अगेंस्ट द ट्राइब्यूनल कोर्ट ऑर्डर। द अपील कैन बी प्लेस्ड विद इन 45 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द एनसीएलटी अनाउंसेस इट्स डिसीजन। जिस दिन एनसीएलटी का ऑर्डर आया होगा अगले 45 डेज में किसके पास जा सकते हैं अपन? एनसीएलएटी के पास में। द एनसीएलएटी कोर्ट गोज थ्रू द एविडेंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ट्राइब्यूनल मेकिंग अ चेंज और कंफर्मिंग द ऑर्डर गिवन बाय द ट्राइब्यूनल। एनसीएल टी ने जो भी ऑर्डर पास किया होगा उसको चेक करेगा, एविडेंसेस को चेक करेगा, उसके बाद में अगर एनसीएलटी का ऑर्डर सही लगा तो उसको कंफर्म करेगा कि भाई साहब उसने जो बोला वो सही है, या फिर उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, दिस प्रोसेस हैपन्स विद इन अ टाइम स्पेन ऑफ 6 months। मतलब एनसीएलएटी जो अपना ऑर्डर सुनाएगा वो 6 महीने के अंदर अंदर सुना देगा, राइट। एंड डिससेटिस्फैक्शन विद द ट्राइब्यूनल ऑर्डर क्या कहता है भाई साहब? If a group or an individual is to be dissatisfied with the orders passed by the tribunal court, it is obvious to move on to the next only option, that is filing an appeal to the appellate court where the decision of the NCLT are reviewed and checked from the point of law and the fact. The tribunal court is in charge of the finding and gathering the evidences while the appellate court decide the cases based on the already collected evidences। मतलब ये ध्यान से सुनिएगा क्या कि जब एनसीएलएटी के पास में केस जाएगा ना तो आप नए एविडेंसेस वहां पे लाके नहीं दे सकते, ये ध्यान रखिएगा। जो एविडेंसेस एनसीएलटी के पास में फाइल किए गए थे ना वही वाले एविडेंसेस आपको कहां लेके जाने होंगे? एनसीएलएटी के पास। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स को गैदर करना, एविडेंसेस को गैदर करना, इसका पावर किसके पास में है? एनसीएलटी के पास। और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, उन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पे केस को डिसाइड करने का अथॉरिटी किसके पास में आ गया? वो चला गया एपेलेट अथॉरिटी के पास। गॉट द पॉइंट? इफ द आउटकम इज नॉट सेटिस्फैक्टरी इवन देन, तो आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के पास। ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, सिंपली यहां पे बात क्या कही जा रही है कि अगर मान लीजिए एक तो है आपका एमसी डिपार्टमेंट का आरओसी और दूसरा है आपका कंपनी, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई तो भी डिस्प्यूट जो है वो क्रिएट हुआ, राइट। तो सबसे पहले आरओसी जो है उसने इसके ऊपर कोई पेनल्टी लगा दी होगी, आपको वो पेनल्टी पसंद नहीं आई, मतलब क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया। तो सबसे पहले कहां जाएंगे? हम जाएंगे एनसीएलटी के पास, ठीक है। एनसीएलटी क्या करेगा? एविडेंसेस को कलेक्ट करेगा। कहां से लेगा? आरओसी के पास से और कंपनी के पास से, या कहीं और से, जहां से भी मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बेसिस पे आपका जो एनसीएलटी है वो क्या करेगा? अपना ऑर्डर जो है वो पास करेगा। अब अगर कंपनी को या आरओसी को ये ऑर्डर पसंद आया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो क्या कहता है कि अगले 45 डेज के अंदर आप अपील कर सकते हो किसके पास में? एनसीएलएटी के पास, ठीक है। अब एनसीएलएटी जो है वो क्या करेगा? वो यहां पे अपना ऑर्डर पास करेगा, जो कि कितने दिन में किया जाएगा? 6 months में किया जाएगा। थोड़ा और टाइम अगर लगता है तो लिया जा सकता है, लेकिन प्राइमा फेसी बात की जाए तो क्या कहा गया कि जब से इसके पास में केस आया है उसके 6 महीने के अंदर आपको ये काम करना पड़ेगा। इसमें भी इंपॉर्टेंट वाली बात कि सर माना कि ऑर्डर जो है वो ये देगा, लेकिन जो एविडेंसेस यहां से कलेक्ट किए गए थे, जो डॉक्यूमेंट इसके द्वारा कलेक्ट किए गए थे, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे केस जो है उसको डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अगर एनसीएलएटी ने जो ऑर्डर पास किया है ये आपको पसंद नहीं आता है तो इसके बाद आप हमारी कंट्री के सबसे बड़े कोर्ट, जिसका नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट, उसके पास में भी अपील जो है उसको लेके जा सकते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? ये समझ में आया? तो भाई साहब ये कुल मिला के आपके टोटल इंस्टीट्यूशंस हैं अगर गवर्नमेंट के बिहाफ पे बात अगर की जाए फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स। एमसीक्यूज की बात यहां पे करते हैं। सबसे पहली बात, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो है ये कब आया था? बोर्ड जो आपका बनाया गया ये 1 अक्टूबर 2016 को। फिर उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एफिलिएटेड ऑफिस ऑफ द एमसीए? कौन सा नहीं है भाई साहब? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। उसके अलावा ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों का नाम वहां पे लिखा हुआ था। फिर एनसीएलटी इज आउटकम ऑफ द इराडी कमिटी, याद है? इसके ऊपर देखिए श्री कृष्ण कमेटी, एनएल मित्रा कमेटी, उदय कोटक कमेटी, ये भी अलग अलग कमिटीज बनाई गई है, बट ये किसी और मैटर के लिए, ठीक है। फिर
नेशनल कंपनी ट्राइब्यूनल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 40A, नहीं, एपिलेट ट्राइब्यूनल 410, राइट, 410 के हिसाब से। फिर उसके बाद आरबीआई एस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1, 1935। गॉट इट। तो यहां पे ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है ये होता है कंप्लीट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट्स का नाम जो है वो दिया गया है, और इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर आप ये वेबसाइट्स को भी देख लें तो यहाँ से आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है, जो कि करंट अपडेट्स के हिसाब से आपको काम आ सकती है। आई होप कि ये सब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे पढ़ा पूरा का पूरा, तकरीबन अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 40 आवर्स के पूरे क्लासेस यहाँ पे आपके हो गए, 30 to 40 आवर्स मिनिमम तो हो ही गए होंगे। ठीक है, इतना क्लासेस मतलब कंसेप्ट को समझने के लिए मोर देन सफिशिएंट। बट इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको एमसीक्यूज का प्रैक्टिस जो है ना वो सबसे ज़्यादा करना है। कहाँ से करेंगे सर? CS कार्ट इंडिया का एक ऐप है, CS कार्ट इंडिया के ही नाम से ऐप है, ठीक है। उस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसको डाउनलोड करने के बाद में वहां पे पूरे के पूरे एमसीक्यूज जो है वो आपको मिलेंगे। इस सब्जेक्ट को लेके जितने एमसीक्यूज आपको दिए हुए हैं सारे एमसीक्यूज को अच्छे से क्या करना, सॉल्व करना। कहीं पे भी अगर डाउट आता है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि सर ये कंसेप्ट जो है मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आके वो सब्जेक्ट वो कंसेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझा दूंगा। गॉट द पॉइंट? दैट्स इट। मिलते हैं दूसरे सब्जेक्ट के अंदर या फिर मिलते हैं CS एग्जीक्यूटिव के अंदर। जल्दी से आप पास हो जाइए, पास होकर एग्जीक्यूटिव में आइए और वहां चल के नॉलेज के समंदर में गोते खाते हैं और कंसेप्ट्स के अच्छे अच्छे मोती जो हैं वो निकाल के लेके आते हैं। गॉट द पॉइंट? टिल देन टेक केयर, बाय बाय।